नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और सभी मित्रों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अश्री नवल नारायण कथा और आज ये अश्री नवल नारायण कथा का 8वां अंक। कहानी आपको याद होगा, 7वें अंक में हमारे जनार्दन चाचा और संजय भैया ने नवल नारायण से जुड़े कुछ प्रश्न किए थे, उनका उत्तर दिया था। हंस जी और कंस जी के ऊपर प्रश्न किया था और जब उस प्रश्न का उत्तर उनको दिया था तो उसी वक्त में अध्याय समाप्त हो गई। फिर मैं लघु शंका करने चला गया था और उसके पहले के अध्याय में नवल नारायण की जो कहानी गई थी, अगर आपको वो याद दिलाऊं तो नवल नारायण पचनामा गांव से सुशीला से बिना मिले हुए हंस जी और कंस जी के साथ आए हुए वापस लौट आते हैं अपने गांव गदाईपुर और दत्त बाबू के सामने रो पड़ते हैं। अब दत्त बाबू मनाने में लगे हैं नवल नारायण को। वहीं पे वो कहानी खत्म हुई थी, तो आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही लघु शंका से मैं लौट के आया तो संजय भैया ने कहा नाश्ता करने से पहले एक अध्याय हो जाए रंजन बाबू, उसके बाद नाश्ता करल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है संजय भैया, आइए एक अध्याय बड़ा बाबू का आज कर लिया जाए, उसके बाद आज के दिन का नाश्ता फिर मंगवाया जाए। तो संजय भैया को इस तरह से कहानी संजय भैया और जनार्दन चाचा को आगे की जैसे ही सुनाना शुरू किया कि नवल नारायण रूठे हुए हैं, ससुराल से बेइज्जत होकर के लौटे हैं, गए थे मिलने सुशीला से मिलने भी नहीं दिया। और हंस जी की हंसाइन, जब मैं हंसाइन कहता हूं तो जनार्दन चाचा कहे हंसनी काहे नहीं कहते हैं, उनको हंसनी नाम ज्यादा सूट करेगा। तो हमने सोचा बहुत बढ़िया सजेशन है जनार्दन चाचा, ऐसे ऐसे सुझाव बड़े लोग ही दे पाते हैं जो हमारे बड़े और मार्गदर्शक होते हैं। तो हंसाइन जी के बजाय बेहतर है कि उनको हंसनी जी कहा जाए। तो हमने कहा ठीक है जनार्दन चाचा। तो हंसनी जी के सताए हुए, हंस और कंस के सताए हुए, गजानन और चतुरानन मिश्र के सताए हुए, और वो विष्णु पठकवा, अरे वो तो बहुत ढंडल था, वो इधर आके नवल नारायण को पखारपुर में भी चढ़ा जाता था और उधर जाके उधर हंस जी का तो बहुत ही प्रिय था ना, परम प्रिय शिष्यों में से एक था। तो वहां जाकर के उधर माया के साथ अपने माया देवी, जो हमने आपको नाम बताया था सुशीला देवी का दूसरा नाम है, हालांकि अभी तक वो माया देवी नहीं बनी है, तो अभी आप उसको सुशीला से ही जानिए। तो उधर जाके सुशीला से इश्क भी लड़ा आता था और इधर आके सुशीला के पति 15 साल के नवल नारायण को भी इधर उंगली करने चला आता था बीच बीच में, और उसकी रिश्तेदारी दोनों जगह पड़ती थी। और वो एक आवारा किस्म का आदमी था, उसको अपने घर में कोई काम धाम धंधा था नहीं, तो कभी वो रहता था पचनामा और कभी रहता था इधर गदाईपुर। तो नवल नारायण सबसे ज्यादा परेशान हो विष्णु पठकवे से थे। तो उन्होंने अपने पिता दत्त बाबू को ये बात बताई, इधर आके विष्णुए हमको दिमाग खराब कर दिया था कि पूरी दुनिया तुम्हारा मेहरारू का मुंह देख लिया है, और अब पता नहीं उसको कैसे पता चल गया, हम उधर पहुंच गए हैं पचनामा तो वो भी पहुंच गया पचनामा। और जब वहां से हमको बेइज्जत करके हंस जी, कंस जी, गजानन मिश्र और शत्रुआनंद मिश्र मुंह अंधेरे लेकर के निकले, तो विष्णु पठक वहां था और वो फिर रास्ते में हमसे पूछ रहा था, अरे नवल तुमको पचनामा आके भी सुशीला का दर्शन नहीं हुआ, बड़ा तुम अभागे हो। तो दत्त बाबू बोले कोई बात नहीं बेटा, ये सब बात भुला जाते हैं। नवल नारायण बोले ना, ये भुलाए वाला बात ही नहीं है, हम इसको भुलाएंगे नहीं, अब हम सुशीला को रखेंगे नहीं, अब हमको सुशीला के साथ दोंगा करना नहीं है, अब हम दूसरा ब्याह करेंगे और दूसरा ब्याह आप नहीं करवाएंगे तो हम कभी सुशीला को लाएंगे नहीं और कभी हम पचनामा जाएंगे नहीं। अब नवल नारायण भोकार पाड़ के
भौकार फाड़ के रोना मतलब बुक्का फाड़ करके रोना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जोड़ जोड़ से। तो इस तरह से रो रहे थे। गांव घर मोहल्ले वाले सब इकट्ठा हो गए नवल नारायण को चुप कराने समझाने के लिए। कुछ लोगों को नवल नारायण से सहानुभूति भी था, कुछ लोग नवल नारायण का मजाक भी उड़ा रहे थे, और कुछ लोग दत्त बाबू को भला बुरा कह रहे थे, अरे ये गलत काम आप ही ने कर दिए भाई, जब ब्याह छोरे का कर ही दिए थे तो 10 दिन और कन्या रख लेते। ये सब गलती तो दत्त बाबू आपका ही है। आप दत्त बाबू माथा झुका करके सुन रहे थे, क्योंकि दत्त बाबू को आदत पड़ गया था, उनको उनके पिताजी भी डांटते थे तो ऐसे ही सर झुका करके सुनते रहते थे, बोलते कम थे। खाली सबसे ज्यादा वो अपने बस अपनी पत्नी अपनी सुशीला से ज्यादा बोलते थे, और उनको उनकी दुनिया में उनकी पत्नी का ही ज्यादा महत्व था। बाकी और कौन क्या कर रहा है कहां, इससे उनको क्या लेना देना था। तो संजय भैया बोले कि बड़ा गजब का परिवार था नवल नारायण का, बड़े गजब के थे इनके पिताजी। मैं बोला गजब के इनके पिताजी थे, गजब की इनकी माताजी थी, तभी तो गजब के ये पुत्र निकले हैं। ऐसे भी आप धार्मिक आख्यानों में सुनिएगा तो पुत्र अपने माँ बाप की छाया कॉपी होते हैं, और कोई भी आत्मा जन्म ग्रहण करने से पहले अपने वैसे माता पिता को चुनती है। तो नवल नारायण जैसे आत्मा का गर्भाधान होने के लिए जो उचित माहौल एक तांत्रिक के कहने पे बनाया गया था, तब नवल नारायण की आत्मा ने उस गर्भ में प्रविष्ट किया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम, बाकी तो पीछे आपको सब बता ही चुके हैं कि पता नहीं कितने हरामियों की आत्मा मरी होगी, और वो सबका पाप पुंज इकट्ठा हुआ होगा तो अकेले नवल नारायण की आत्मा बनी होगी, जो इस शरीर लेकर के धरती पर जन्म लेने के लिए भटक रही थी। तो इनको तो सब कारनामा ही सब करना ही था। तो फिलहाल नवल नारायण रोए जा रहे हैं, दत्त बाबू चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और गांव वाले कुछ नवल नारायण के पक्ष में खड़े हैं, कुछ दत्त बाबू के पक्ष में खड़े हैं, कुछ हंस जी कंस जी को, अधिकतर लोग हंसा कंस को कोस रहे हैं कि कहला ले गया, क्या जल्दबाजी था। अरे जब लड़की बड़ी है ही दूल्हा से तो उसको क्या प्रॉब्लम था, ब्याह कर ही दिया था तो छोड़ देना था और 10 दिन। और वहां गया नवल, वहां भी उसको देखने नहीं दिए, मिलने नहीं दिए, ये तो बहुत गलत बात है। तो कुल मिला के पूरे गदाईपुर गांव में जो है ना, इसका शोर हो गया। अब जो शोर शायद कम से कम गदाईपुर में इज्जत बच जाती नवल नारायण की, लेकिन नहीं बची, क्योंकि रो करके जो तमाशा इन्होंने किया ना अपने दरवाजे पर अपने पिताजी के सामने सुशीला के लिए, और वहां से कचनामा में हुई बेइज्जती के लिए। और सबसे ज्यादा नवल नारायण को चिंता इस बात की हो रही थी, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, बड़े डरपोक होते हैं, भीरू किस्म के होते हैं, कायर किस्म के होते हैं। अगर उनके सामने कोई सच्चा आदमी जोर से बोल दे तो वो पैंट में पेशाब कर देंगे। आप कभी आजमा करके देख लीजिएगा। तो नवल नारायण ऐसे लोगों में से रहे हैं। तो बड़ा से बड़ा बदमाश आदमी भी डरता बहुत है, क्योंकि उसके अंदर खोखला होता है, उसका हृदय खोखला होता है, अंदर का आत्मविश्वास हमेशा डिगा रहता है। तो वही हाल नवल नारायण का था। तो नवल नारायण को सबसे ज्यादा पीड़ा थी, पहला बार विदाउट टिकट हमको ट्रेन पर ठेल दिया वो गजानन और चतुरानंद मिश्र, वह साला हंस के कहने पर। हंस जी ने कहा था ये ट्रेन छूटना नहीं चाहिए, और जब स्टेशन पर पहुंचे वो ट्रेन जस्ट आने वाली थी, तुरंत हमको बिना टिकट के उसमें ठेल दिया। हम कैसे वहां तक आए हैं। तो जब दोस्त लोग कुछ जो होते हैं ना मजा लेने वाले गांव में, वो सब पूछने लगे कैसे आए नवल जी। तो उनके कई दोस्त थे, उसमें को महेंद्र लाल थे और एगो मीतल प्रसाद थे। मीतल प्रसाद का स्वभाव बड़ा शीतल था, तो उनको कुछ लोग शीतल प्रसाद भी कहते थे, लेकिन उनका असली नाम मीतल प्रसाद था। तो मीतल प्रसाद का भी नया नया ब्याह हुआ था, और महेंद्र लाल का भी बड़ा नया नया ब्याह हुआ था। और ये सब नवल नारायण के अच्छे मित्रों में से आते थे। नवल नारायण से 2-4 साल सब बड़े थे। नवल नारायण की तरह 15 साल के अबोध बालक नहीं थे। नवल नारायण कौन सा अबोध बालक थे, 13 साल में तक कुकर्म कर लिए थे, लेकिन वो लोग इनसे बड़े थे। तो अब उन्हें मीतल प्रसाद और उन्हें महेंद्र लाल आएगो उन्हें बूची साव, ये सब का ब्याह हुआ था। ये सब नवल नारायण के अच्छे मित्रों में से एक थे। ये सब गुल्ली डंडा खेलने में इनके साथ रहते थे, कंचा खेलने में इनके साथ रहते थे, और ताश खेलने में
ये जो प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं आजकल के लोग, तो ये सब उसी जमाने से ये लोग उस्ताद रहे हैं। गड्डी लेकर के बैठ जाएंगे प्लेइंग कार्ड की। तो ये लोग पूछने लगे, अरे पूरा कहानी विस्तार से बताइए नवल जी, क्या हुआ? अब बेचारे नवल और भौकाल पार के रोने लगे, बुक्का फाड़ के। अब वो उनको समझाने लगे, अरे मखदूमपुर स्टेशन से जब बिठा दिया ना, और मखदूमपुर से ट्रेन चली, टेहटा में रुकने से पहले हम जाने देखते थे, तभी हमको लगता था कि टीटी आया। हमको हर शकल में टीटी नजर आने लगता था। तो हम एकदम गेट के पास जाके खड़े थे कि अगर टीटी आया तो हम कूद जाएंगे। तो शीतल प्रसाद, जिनका नाम असली मित्तल प्रसाद है, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, तो गांव के लोग उनको शीतल प्रसाद के नाम से जानने लगे थे। तो वो बोले, अरे नवल जी, अगर आप कूद जाते हैं तो गोड़ हाथ टूट जाता ना। एक बार गोड़ हाथ गया तो फिर तो आप गए, फिर सुशीला किस काम की? फिर तो सुशीला का कहीं और ब्याह हो जाएगा। यो नहीं सोचे हैं, अरे टीटी पकड़ेगा तो दत्त बाबू छोड़ाते, काहे परेशान हो रहे हैं? दत्त बाबू नहीं छोड़ाते। तो नवल नारायण बोले, दत्त बाबू हमको छोड़ाने आते, हमको जेल में नहीं छोड़ देते कि टीटी पकड़ के ले जाता। तो मित्तल प्रसाद, आप मित्तल प्रसाद कहें या शीतल प्रसाद कहें, आप समझ लीजिएगा एक ही आदमी है। उनका नाम मित्तल प्रसाद है, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा शीतल है, इसलिए उनको शीतल प्रसाद भी कहा जाता है। तो उन्होंने समझाया, अरे ठीक है, मान लीजिए आपसे दुखी हैं बहुत दत्त बाबू, आपके कारनामा से, आपके व्यवहार से। तो आपके तो सार प्रोफेसर हैं, वो अपनी बहन के लिए आपको छोड़ाते हैं, आप टेंशन काहे लेते हैं? और विदाउट टिकट भी उन्हीं के आदमी ने आपको ट्रेन पर चढ़ा दिया था, तो कायदे से वही छोड़वाते। नवल नारायण फिर और जोर जोर से कपस कपस के सुनाने लगे, अरे टेहटा ट्रेन रुका था तो हमको लगा यहां टीटी चढ़ जाएगा, लेकिन टेहटा जब नहीं चढ़ा तो आगे ट्रेन आया, जहानाबाद कोट पर आके रुका, तो लगा यहां ना चढ़ जाए। एक बार तो मन में आया कोटवे पे उतर जाए, देखे टीटी नहीं है, लेकिन फिर सोचे नहीं, गड़िया तो स्टेशन में से न मिलेगा, बस स्टेशन तक चले गए। स्टेशन पर देखे कि टीटी का फौज खड़ा है, बड़ी मानी टीटी था रे बाबू। तो हम तो बस जैसे ही ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरे, देखे कि बड़ी मानी टीटी खड़ा है, तो वापस डब्बा में घुस गए, और दूसरा पट्टी वाला गेट से सीधे उन्हें लाइन पर उतर गए, और लाइन पर उतर के सीधे दौड़ लगाए उधर खेतों में। अब उधर जहानाबाद के जो लोग हैं उनको पता होगा, एसएन कॉलेज एगो है, हालांकि उस वक्त कॉलेज बना नहीं था, एसएन कॉलेज की बाउंड्री पड़ी हुई थी, कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन कॉलेज के नाम पे वो जमीन आवंटित था और उसकी बाउंड्री बनाई जा रही थी। और उधर पूरा सुनसान वीरान इलाका पड़ता था। तो नवल नारायण सीधे उधर से भागे और उधर से घूम के 1 किलोमीटर और आगे तक गए, और उसके बाद जाकर के सड़क पे पकड़े, और फिर जो है जहानाबाद की सड़कों पे आए, और फिर वापस लौट के जहानाबाद स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास आए लौट करके। तब उनको अरवल जाने के लिए बस मिला। तो ये जो दुख दर्द था ना नवल नारायण का, जो इतना दौड़ना पड़ा था बेचारे को, तो बड़े कष्ट में थे। तो जब मित्तल प्रसाद और महेंद्र लाल अब बुच्ची साहब उस आग को हवा दिए ना, तो इनका दुख दर्द बेचारे का और बढ़िया से निकल आया। तो जनार्दन चाचा बोले, ये बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप रंजन बाबू, दम नवल नारायण में बिल्कुल नहीं है। से हमको भी याद है, जब वो भागते हैं ना तो बिड़बिड़ा के भागते हैं, जैसे ही लगता है कि पुलिस का नाम सुन लिया और कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो ऐसा भागते हैं। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा ये आपको कैसे याद है? तो जनार्दन चाचा ने कहा, रंजन बाबू, वो आपका जब परीक्षा हो रहा था ना, 10वां वाला मैट्रिक बोर्ड वाला, और वहां जो सेंटरवा पर आग लगा था ना निरंजनपुर में, और वहां जो सेंटर पर आग लगा था, और जब पुलिस खदेड़ने लगी थी, तो अरे हम लोग तो रामकरण जी के यहाँ छुप गए थे, जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ थे, लेकिन नवल नारायण जो भागे सो सीधे उसरिए आके दम लिए। बीच में हम कहबो किए, चलिए रामकरण जी के यहाँ बैठ जाते हैं, तो कह रहे हैं, अरे नहीं, हमको पुलिस अगर पकड़ लिया तो पूछेगा कि तुम वहां पे पोस्टमास्टर हो, तो तुम कैसे रहे, तुम यहां क्या कर रहा है, तुम अपना ड्यूटी छोड़ के यहां उसरी में क्या कर रहा है?
उसरी छोड़ के पोस्ट ऑफिस यहाँ तू निरंजनपुर में क्या कर रहा है? तो ऐसन भागे बीड़ बीड़ आयल ना कि मत पूछिए। तो हम उनको देखे हैं, वो दिन वो धोती उठा के भाग रहे थे, उनको यह चिंता नहीं था कि हमारा जो है अंडरवियर नजर आ रहा है, बीच में सब लोग देख रहा होगा तो क्या कह रहा होगा। भागते गए, पहले तो बधारी से भागे और फिर सड़क पे भागे और सीधे आगे उसरी में दम लिए। और बाद में बता रहे थे, बोले इतना तो हम पूरा जिंदगी में नहीं दौड़े हैं जितना आज पुलिस को देख करके दौड़े हैं। तो नवल नारायण वही वाली कैटेगरी है जनार्दन चाचा, चूंकि उनका बात का हिस्ट्री जाने थे तो उन्होंने हमें ये नई जानकारी साझा की कि ओहो, तब हमने भी खूब हंसा और कहा ओहो जनार्दन चाचा, तो आप तो एकदम देख ले हैं लाइव कि नवल नारायण किशन भगोड़ू है। और जब भागते हैं तो धोती एकदम उठा लेते हैं, जांग के ऊपर तक अंडरवियर भी नजर आने लगता है, और कुर्ता को एकदम लपेट लेते हैं नाभि के ऊपर, और उसके बाद भर मैदानिया दौड़ते हैं। बस खाली पता तो चले कि पीछे पीछे चाहे कुत्ता लग जाए या पुलिस, नवल नारायण ऐसे ही दौड़ लगाते हैं। तो जनार्दन चाचा ने कहा कि हम लाइव देख ले हैं रंजन बाबू, हमको समझ आ गया कि बेचारे नवल नारायण कैसे भागे होंगे जहानाबाद स्टेशनवा पर टिटिया को देख के। तो मैं बोला तो आप कल्पना कर सकते हैं जनार्दन चाचा कि नवल नारायण को कितना दुख हो रहा होगा जब नवल नारायण 45 साल के उम्र में वैसे भाग सकते थे। तो आप सोचिए कि 15 साल के नवल नारायण में कितना जिगरा रहा होगा। और टीटी देखते ही बेचारे को बस सब कुछ हो गया होगा अंदर पैंट में ही, और ऊपर से दुख के मारल वहां गए थे सुशीला से मिलने भी नहीं दिया, और हंस जा और कंस नियर सार को कोसते हुए, गजानन चतुरानन को कोसते हुए। तो संजय भैया ने कहा कि देखिए एक बात है, अगर नवल नारायण अपना कहानी खुद भी सुनेंगे ना रंजन बाबू, तो वो भी हंस कंस सबको लानत भेजेंगे, क्योंकि उनको अपना दिन याद आ जाएगा कि हम कैसे भागे थे और कैसे वापस गदाईपुर में आकर के बुक्का फाड़ के रोए थे। तो आप अगर ये कहानी सुना रहे हैं और आई कहानी सुन करके हम लोग हंस कंस और हंसनी और पर लानत भेज रहे हैं, वो गजानन चतुरानन मिश्र पर लानत भेज रहे हैं, वो विष्णु पठकवा पर लानत भेज रहे हैं, तो करेजा को ठंडक पड़ेगा नहीं नवल नारायण को। तो मैंने कहा संजय भैया आप भी बहुत अच्छा से जानते हैं, जितना नवल नारायण को शायद हम नहीं जानते हैं उससे ज्यादा अच्छा से तो आप जानते हैं, क्योंकि हम तो कुछ दिन के बाद नवल नारायण से बहुत दूर हो गए, लेकिन आप लोग तो नवल नारायण के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं। तो संजय भैया कहे बिल्कुल सही रंजन बाबू, लेकिन एक सवाल आ रहा है मन में इतना बतिया पर, ये कहानियां को रोक के पूछे। तो हमने कहा कि बिल्कुल पूछिए संजय भैया। तो बोले वो हंस जी और कंस जी के घर में उनके माता पिता नहीं थे, जो खाली हंसे और कंस जो है निर्णय लेते थे। तो हमने कहा बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं संजय भैया, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, आपका संदेह यहाँ क्लियर कर देते हैं, सब पाठक और व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनका भी संदेह क्लियर हो जाएगा। नहीं, हंस और कंस के माता पिता थे, उस वक्त जिंदा थे, लेकिन वो लोग ना एकदम बहुत पहुंचे हुए संत कहिए या बहुत पहुंचे हुए चालबाज किस्म का आदमी कहिए, हम एक शब्द नहीं बताएंगे उनके बारे में, उनके जीवन को परिभाषित करने के लिए मैं कोई एक शब्द नहीं दूंगा, लेकिन वो दोनों ही बड़े अजीब किस्म के लोग थे। दिन रात एक चारपाई पर बैठ के हंस जी और कंस जी की मम्मी दिन भर सबको कोसते रहना सिर्फ एक काम था, और उसके बाद हर साल बच्चे पैदा करना सिर्फ ये एक काम था। और जो हंस जी के पिताजी थे उनका काम था हारमोनिया बजाना, दरवाजे पे बैठे रहना, और हर साल 1.5 साल पे एक बच्चे पैदा करते जाना। घर कैसे चल रहा है, गृहस्थी कैसे चल रही है, खेती में कुछ लगा कि नहीं लगा, बाल बच्चा ये पढ़ेगा कैसे, ये पलेगा कैसे, कौन नंगा घूम रहा है, कौन पहन के घूम रहा है, किसको शर्ट की जरूरत है, किसको पैंट की जरूरत है, किसको दूध की जरूरत है, इसकी चिंता ना तो कभी हंस की माता जी ने की और ना हंस के पिताजी ने किया। तो जनार्दन चाचा पूछे कि तई जो 8 को पैदा किए थे वो लोग मिलके, उसको पाला पोसा कौन? तो हमने कहा जनार्दन चाचा अब ज्यादा नहीं जानते हैं तो क्या बतावे, इसके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है,
जाहिर सी बात है, अपने जवानी के दिनों में, शुरुआत के दिनों में जब पहला बाल बच्चा हुआ होगा, दूसरका हुआ होगा, तो पाले पोसे ही होंगे। लेकिन जब साले साल लाइन लगाते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनके साथ भी है, उनकी तो 8 औलादे दुनिया में जिंदा रह गई, उनकी भी 10-12 मर गई। तो इसी क्रम में ना हंस और कंस के बीच में 26 साल का उम्र का गैप हो गया। पहला लड़का हंस और आखिरी गर्भ में जो जिंदा रह गए वो कंस, और बीच में जो रह गए वो और 6, वो जो जिंदा रह गए, और बाकी पता नहीं कितने मर गए। तो हंस जी का ब्याह भी बहुत बचपने में कर दिए थे। और हंस जी देखे कि हमारा बाप गैर जिम्मेदार है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ी। बेचारे बचपन से ही ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के खुद पढ़े, घर को आगे बढ़ाए, फिर अपने आप को मास्टर बनाए, फिर घर चलाए, फिर अपनी बहनों का ब्याह शादी करे, और वैसे ही करते करते खुद अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिर पीएचडी किया, फिर प्रोफेसर बने, फिर सोचे हमारा भाइयों को प्रोफेसर बना दे। अब एगो हम कविता भी लिखे थे, संजय भैया कहे वो सुनाइए। मैं बोला नहीं संजय भैया, ये कहना बाद में सुनावेंगे, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक रहीन हंस, एक रहीन कंस। हंस कहीं हम पीएचडी करब, तो कंस कहीं हम हूं पीएचडी करब। तो हंस जी रहीन तेज, हंस जी पीएचडी कर लेहिन, हंस जी पीएचडी कर लेहिन तो हंस जी प्रोफेसर बन गई। लेकिन कंस जी कहे ना हम हूं पीएचडी करब, हम हूं प्रोफेसर बनब। लेकिन कंस जी के असली औकात ही रहे कि 10वीं पास करने में एकदम नाभि से जोड़ लगावे पड़ा। लेकिन हंस जी कहीं ना, हंस के भाई डॉक्टरेट के भाई कंस डॉक्टर बने के शौक करे, ये डॉक्टर ना बनी है ना। तो कंस जी कहीं हम हूं डॉक्टर बनम, तो हंस जी कहीं हम तोरा डॉक्टर बनाए। लिख दी थीसिस कंस जी के, कहीं चिंता नहीं करा बिरादर, तुम्हारा जो ब्रदर है डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो तुमको भी हम प्रोफेसर भी बना देंगे, डॉक्टर भी बना देंगे, चिंता नहीं करो, सब काम हम करेंगे, डिग्री तुमको मिलेगा। तो नहीं पता था हंस जी को कि ये सब कुकर्म होता है, ये सब ठीक कर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको जिसकी जितनी औकात हो उसको उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि औकात से जब भी किसी को ज्यादा मिल जाता है तो फिर वो उछलने लगता है। तो हंस जी ने मेहनत किया था, अपनी मेहनत के बल पे चमके थे, तो उनकी औकात थी वो पाने की। और जिसके पास वो पाने की औकात होती है उसे उसको संभालने की भी औकात होती है। लेकिन जिसको पाने की औकात नहीं होती है और गलत तरीके से कुछ उसको मिल जाता है, उसे उसको संभालने की भी औकात नहीं होती है, और फिर उसके बाद खेल हो जाता है। ये दुनिया की रीत है। तो यही हो गया, और यही हो गया जनार्दन चाचा। और जो संजय भैया ने सवाल पूछा, जनार्दन चाचा भी जिसका जवाब जानना चाहते थे कि इनके माता पिता नहीं थे तो थे ना, लेकिन सब निर्णय जो है ना हंस जी लेने लगे थे। बीच में 6 बहनें थी और उसके बाद कंस जी थे। तो हंस जी चाहते थे कि कंस भी हमारी तरह एक्टिव रहे, इसलिए अपने हर निर्णय में छोटे भाई को एकदम उसके भी पिता बन करके उसकी बड़ी देखभाल करते थे। पूरा जिंदगी देखभाल किए हैं। लेकिन हंस जी भूल गए थे कि अपना पुत्र पुत्र होता है, अपना खून, सगा खून जो पैदा किए हैं वो पुत्र ही होता है। लेकिन बाकी भाई के पुत्र पुत्र हो जाएंगे ये संभव नहीं है। वो भाई पुत्र जैसा हो सकता है पुत्र हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन ये हंस जी को मरते वक्त तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंस ने अपना पूरा कंसत्व तो हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, कंसत्व तो अपना दिखाया था। और हंस जी के जीते जी इतनी दुर्गति हो गई, इतनी दुर्गति हो गई कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी शख्स जो हंस जी से जुड़ा हुआ है वो कल्पना नहीं कर सकता कि हंस जी की इतनी दुर्गति लिखी हुई थी इस दुनिया में। जो शुरुआत से ही कहते थे काया त्याग करेंगे या माया त्याग करेंगे, हमारे लिए क्या है। वो भी हर वक्त झोला उठा के तैयार रहने वाले पार्टी में से थे।
कि हमको क्या है, दुनिया में प्रभु ने हमको हर जिम्मेदारी से मुक्त करी है, जिस दिन मन करेगा झोला उठाएंगे और चल देंगे। लेकिन नहीं, झोला उठा के जाने का नौबत ही नहीं आया। और एक और परंपरा इन लोगों के घरों में है, वो आगे आपको ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जब सवाल पूछ लिए हैं संजय भैया तो इसका भी बता दे। जितने सगे संबंधी ये जुड़े हैं ना, इन सबके घरों में एक बड़ी अजीब परंपरा है। तो हंस और कंस के घर में एक बहुत अजीब परंपरा थी। हंसनी जी ब्याह करके आई हंस जी से, तो देखी कि ले हम का बाल बच्चा के नंबर लगाएंगे, हमारी तो सास ही जो है हर साल प्रसूति गृह में मिलती है। तो शायद हंस जी जो है बिना बाल बच्चा के रह गए, उसके पीछे एक कारण यह भी था, क्योंकि प्रसव गृह घरों में एक ही हुआ करता था और उसको किसी भी साल फ्री नहीं छोड़ा। तो शायद लाज शर्म खुद ही हंस जी और हंसनी जी को लग गया हो कि उधर फ्री नहीं है सिस्टम अभी, इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। और बाद में प्रभु ने कहा नहीं, अब आपका इंतजार लंबा कर देते हैं। तो मतलब बहू आ गई और बहू के रहते हुए सास जो है प्रसूति गृह में है। बहू जो है सास को बिसौरी नहवा रही है। तो ये काम हंस जी के माता पिता ने किया, हंस जी की पत्नी हंसनी जी। अब उसके बाद युग बदला, समय बदला। हमने आपको बताया है कि हंस जी की कोई औलाद थी नहीं, लेकिन कंस ने लाइन लगा दिया। और किसके ऊपर? भाई के ऊपर। भाई के भरोसे 8 औलाद। इस समय में, इस महंगाई के जमाने में, आधुनिक समय में, मॉडर्न जमाने में कौन करता है भाई? अगर खुद कुछ नहीं कर पा रहे, अपना खाने के भी लाले पड़े हैं, अपने खाने के लिए भी 10 रुपया अगर वही भाई से मांगना पड़ रहा है, फिर कौन से अधिकार के साथ हर साले साल नंबर लगाता है भाई? लेकिन ये काम करने वाले कंस जी थे। और एक और बड़ा अजीब बात हुआ था जनार्दन चाचा, बड़ा ही मजेदार है ये। हंस जी के जो माता पिता थे ना, उनकी जो जीवित औलादें बची थी वो 8, 2 भाई और 6 बहन। कंस जी ने इसका उल्टा करा। कंस जी ने जितनी औलादें पैदा करी उसमें 6 भाई और 2 बहन। कहे बिल्कुल हमारे जो बाप ने करा था उस संख्या को वही बराबर रखेंगे, लेकिन उसको पलट देंगे। और ये सभी 8 किसके भरोसे पैदा किए? हंस जी के भरोसे। वो लालन पालन करेंगे, क्योंकि कंस और कंसनी, अब कंस जी की पत्नी को क्या कहेंगे? अब कंसाइन कहेंगे तो जनार्दन चाचा कहेंगे जैसे उन्हें हंसनी कहें वैसे कंसनी नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो जैसे उन्हें हंस जी की पत्नी को हंसनी कह रहे, पहले हंसाइन कह रहे थे, तो कंस जी की पत्नी को कंसाइन कहने से पहले ही कंसनी कर लेते हैं। जनार्दन चाचा खुश रहेंगे, क्योंकि इनका वाला फार्मूला के हिसाब से कंसनी बनता है। तो कंस और कंसनी ने मिलकर 8 बच्चे पैदा करे। और वहां भी वही तिकड़म फार्मूला वही चलता रहा। वहां भी पहले बेटे की ब्याह हो गई, बहू आ गई, दूसरे बेटे की ब्याह हो गई, बहू आ गई, लेकिन सास फिर से प्रसूति गृह में। क्योंकि इनके कंस जी के माता पिता यही करते थे ना। तो कंस जी और कंसनी जी मिलके भी वही जुगाड़ में लगल थे एकदम। बोले खानदानी परंपरा नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि खानदानी परंपरा जो तोड़ता है वो कोढ़ी होता है, ये कहावत है। तो खानदान का परंपरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो कंस जी ने खानदानी परंपरा नहीं छोड़ा। जैसे उनके माता पिता हंसनी जी के आने के बाद भी लाइन लगाते रहते थे, और हंस जी की मां हमेशा प्रसूति गृह में मिलती थी, वैसे ही कंस जी के बेटे हुए, उनकी शादियां हुई, बहुएं आ गई और फिर भी कंसनी जी पता चला फिर से प्रसूति गृह में पड़ी हुई है। तो बिसौरी फिर नहवा रही बहू। तो जैसे उन्हें हंस जी को शर्म आ गया था ना, और उनको कोई औलाद ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको देखे कि ये तो यहां नंबर खाली नहीं है, प्रसूति गृह तो एक ही को होता है। तो वही हाल ने कंस जी का औलाद को भी हो गया। वो बेचारा देखा कि अरे नहीं, यहां तो प्रसूति गृह खाली नहीं है, अभी तो माता जी ही लगी हुई है, तो हम थोड़ा इंतजार करते हैं। तो जैसे हंस जी का इंतजार फिर इंतजार ही हो गया, वैसे ही ये कंस जी के भी। समझ जाइए, अब इससे ज्यादा बोलना थोड़े है। तो जनार्दन चाचा कहे समझ गए, रंजन बाबू समझ गए। मैं बोला अभी और कोई संजोग बतावे। और इन्हें जब अभी तो वहां तक पहुंचे नहीं है कहानी में,
लेकिन जब मैंने सुशीला ब्याह के आवेगी तो यहां भी वही परंपरा चल रहा है, जैसा हला हो कुटुम वैसा मिलना हो कुटुम। जब परंपरा उन्हें उसके घर में था कि उसकी भाभी उसकी मां को बिसौरी नहवाती थी, तो जब इधर सुशीला ब्याह करके नवल नारायण के साथ घर में आती है, जब दोंगा होगा ये आगे होगा तो आएगी तो देखेगी ले। यहां भी हमारी जो है सासों ने प्रसूति गृह में लगी हुई है, यहां भी प्रसूति गृह एक ही है। तो ये इन लोगों के घर में एक बहुत ही अजब सा सामंजस्य रहा है दोनों खानदानों के बीच में कि जैसा हला हो कुटुम वैसा मिलना हो कुटुम। दोनों तरफ ये परंपराएं बहुत अच्छे तरीके से निभाई गई हैं। तो संजय भैया बोले, अरे रंजन बाबू आपने तो एकदम मजा ला दिया, हंस हंस के पेट दर्द हो गया। गजब गजब का आप ही लोग का चरित्र चित्रण कर रहे हैं भाई, ये गजब गजब कहानी बता रहे हैं। तो मैं बोला, पहला हूं कहे थे ना संजय भैया, इन नवल नारायण को आप कोई साधारण समझ रहे हैं, तो वैसे हंस और कंस को आप कोई साधारण समझ रहे हैं। ये सब असाधारण लोग हैं और असाधारण लोगों की असाधारण कहानी ही तो बताने बैठा हूं। तो जनार्दन चाचा बोले चलिए ठीक है, नवल नारायण रुसे हुए हैं, इधर मनावे की कोशिश चल रहा है, और उनका दोस्त महेंद्र लाल और उनका दोस्त मीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद जिसका स्वभाव बड़ा शीतल है, मित्तल प्रसाद जिसका स्वभाव बड़ा शीतल है, और वो बुच्ची साहब सब मिलके नवल नारायण का मजा ले रहा है। और नवल नारायण रोते हुए बता रहे हैं कैसे टीटी से भागते हुए आए जहानाबाद। इसके आगे क्या हुआ रंजन बाबू? तब हमने कहा जनार्दन चाचा मन कर रहा है ना कि लगो शंका कर आवे, इसके बाद आगे की कहानी बताए। तो संजय भैया कहे समझ गेली रंजन बाबू, अब अध्याय 8 भी खत्म हो गया का आज? तो मैं बोला संजय भैया आप तो ऐसे ही बहुत समझदार हैं, इशारे में ही सब बात समझ जाते हैं, सब खुल के कहा कहें। तो संजय भैया कह उठे, हंस लानत है, कंस तुमको लानत है, हंसनी तुमको लानत है, और कंसनी तुमको तो बहुत लानत है। ये हंसनी जी को तो लानत कम भेजना है, लेकिन ये कंस और कंसनी को लानत बहुत भेजना है। भाई के भरोसे 8 औलाद कौन पैदा करता है? और ये बात कह के जनार्दन चाचा फिर से ठाका लगाने लगे और कहे नवल नारायण तो आज भी सहानुभूति के पात्र हैं, बेचारे को विदाउट टिकट भेज दिया था। भले ही वो डरपोक रहे, भीरू रहे, कायर रहे, कोई भी एक अच्छा आदमी भी होगा वो भी डरेगा भाई विदाउट टिकट। तो नवल नारायण तो बेचारे बिना टिकट के पहला बार एक 15 साल के बालक को चढ़वा दिया हंस जी ने ट्रेन पर। हर आदमी उनको टीटी ही नजर आ रहा है, डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, बेचारे को 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा। तो लानत तो हंस जी को भेजना चाहिए, कंस को भेजना चाहिए, हंसनी जी को भेजना चाहिए, और ये हंस जी के जो माता पिता है उनको भी लानत भेजना चाहिए। बहू आ गई और फिर भी लगे हुए। तो मैं बोला था इधर तो दत्त बाबू भी लगे पड़े थे वैसे ही। तो बोले हाँ उनका कहानी जब सामने आवेगा तब उनको भी ऐसे तो लानत उनको भी बनता है। अरे बहू आ गई फिर भी सासे अगर जो है बिसौरी में रहेगी, प्रसूति गृह में रहेगी, शर्म नहीं आता था इन लोग को कि हमारा बाल बच्चा क्या सोचेगा? तो मैं बोला आपको इतने शर्म वाले लोग ये दिखते हैं, अगर इतने शर्म वाले होते तो इनकी कहानी आज बन रही होती। तो जनार्दन चाचा ने कहा यह बात अच्छा है रंजन बाबू। तो हमने कहा आगे की कहानी बताने से पहले अब हम जाते हैं लघु शंका। तो जनार्दन चाचा बोले हंसनी को लानत है, कंसनी को लानत है, कंस को लानत है, हंस जी को तो लानत है, ऐसा ही है, हंस जी के माता पिता को भी लानत है, और नवल नारायण तो बेचारे अभी हमको सहानुभूति वाला कैरेक्टर दिख रहे हैं। हाँ दत्त बाबू को लानत जरूर है। तो मैं बोला दत्त बाबू को लानत तो गांव वाला ही भेज रहा था जनार्दन चाचा। तो बोले गांव वाले के साथ हम भी जोर जोर से लानत भेज देते हैं, दत्त बाबू लानत है, लानत है, लानत है। हम चले आए उसके बाद लघु शंका करने। 8वां अध्याय समाप्त हो गया, और जब हम लघु शंका करने आए छत पर से नीचे अपने कमरे में तो देखे कि अरे 9:15 हो चुका है, और देखे घर में कचौड़ी भुंजिया तैयार है नाश्ता के लिए। तो अल्पना मिश्रा जी हमको बताई, हमारी अर्धांगिनी, कि कचौड़ी भुंजिया ले जाइए जल्दी से,
नाश्ता कराने के समय में आप कहानी सुनाए जा रहे हैं ऊपर बैठ के उन लोगों को। पहले मेहमान की आओ भगत अच्छे से कर लेनी चाहिए, नाश्ता समय पर हो जाना चाहिए। तो हम कहे ठीक है, अब उनकी इच्छा हुई कि नाश्ता से पहले एक अध्याय हो जाए तो एक अध्याय पूरा कर दिए, बाकी आप ऊपर नाश्ता भिजवाइए, हम भी जाकर के उनके साथ ही वहीं पर नाश्ता करेंगे। उनको 8वां अध्याय का कहानी सुना आए हैं। अब 9वां अध्याय का कहानी तो जब अब नाश्ता वास्ता हो जाएगा, पहले लघु शंका करके जाएंगे, फिर नाश्ता वास्ता हो जाएगा, कचौड़ी भुंजिया से पेट पूजन हो जाएगा हमारा, संजय भैया का, जनार्दन चाचा का। उसके बाद फिर जब चाय का दौर चलेगा तो चाय के साथ साथ फिर आगे की कहानी बतावेंगे अध्याय 9। तो तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स करिए इंतजार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, उसमें चल रही है आज श्री नवल नारायण कथा। आज था 8वां अंक। वैधानिक चेतावनी आपको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि कहानी वैसे ही घट रही है जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन लेखक की तरफ से चेतावनी यह है, यह सब कल्पना है, इसका किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यह ह्यूमर के लिए है, आपको हंसाने के लिए है। खूब जी भर के हंसिए पेट पकड़ के। अगर आपको पेट पकड़ के हंसने में मजा आ रहा है तो समझिए हमारा मेहनत सफल हो रहा है। और बाकी समाज के जो कुछ भूचड़ किस्म के चरित्र होते हैं ना, काले काले राक्षसी, जो दिखने में आपको बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन उनकी अच्छी शक्लों के पीछे उनका ताड़का जैसा चरित्र छिपा हो, उसके पीछे रावण जैसा उनका चरित्र छिपा हो। रावण जैसा भी कहना है इनका, रावण का उपहास उड़ाना होगा। ये लोग तो बहुत गए गुजरे हैं, रावण से भी अगर उपाधि दे दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रावण भी बहुत विद्वान, बुद्धिमान और भक्ति करने वाला इंसान था। उससे एक गलती हुई थी मात्र। ये लोग तो गलतियों के पुंज है, इनका जीवन ही पूरा गलतियों का पुतला है, सिग्नेचर है, सिग्नेचर ब्रांड है गलतियों का। तो इनका किसी से तुलना नहीं करेंगे, ये लोग अतुलनीय हैं अपने आप में। बाकी आपको पूरा कहानी बताएंगे तो समझ में आवे करेगा। तो जब तक हम अगला अध्याय 9 नहीं बताते हैं, तब तक अगर आप तक भी पहुंचता है स्वाद अल्पना जी के बनाए हुए कचौड़ी भुंजिया का, हमने पहले ही कह दिया है ना, कचौड़ी भुंजिया और क्या बना है तो हमको भी नहीं पता। अल्पना जी तो खाली कचौड़ी भुंजिया ही बताया था, कुछ और सब्जी भी होगी मस्त, जैसा कि वो अच्छा खाना बनाती हैं। तो हम जब तक बाथरूम से लौट के आए, नाश्ता करें, अगर आपको तक ये नाश्ते का स्वाद पहुंचे तो आप हंसते हुए इस कहानी को सुनिए और करिए इंतजार। मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। फिर मिलूंगा आगे, तब तक के लिए सब प्रेम, नमस्कार।